सुबह कहां तक बता दिया था? दो मिनट वेट करते हैं, आगे आगे। कल मॉर्निंग में कोई क्लास रखी है क्या किसी ने? नहीं। वीडियो ऑन कर लीजिए। हम लोग क्लास बताए रोज इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे, 3 o'clock, ठीक है? क्योंकि मैं लंच करने का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, यही टाइमिंग है, तो मैं वेट इसलिए शेड्यूल में भले ही 2:30 लिखा हो, लेकिन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 3 o'clock। आगे एक्सटेंड कर लेंगे, और मॉर्निंग में ले ही रहा हूँ, उसको एक्सटेंड कर देंगे, टाइम पूरा प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्फीयर के बारे में देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्फीयर को देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं हॉलो स्फीयर की पहले बात करूं, तो हॉलो स्फीयर देखिए दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हॉलो स्फीयर ऐसा, ये R1 रेडियस और ये R2 रेडियस, हॉलो स्फीयर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसकी थिकनेस है, मोटा है हॉलो स्फीयर, ठीक है। और अगर मैं दूसरे स्फीयर की बात करूं, ये भी हॉलो स्फीयर है, इसको हम लोग कई बार शेल कहते हैं, ठीक है, जिसमें R1 R2 क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है, मतलब कि बहुत पतली है इसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपके हॉलो स्फीयर। क्लियर है? ये पहला हॉलो स्फीयर हो गया। अगर मैं तीसरा देखूं, सॉलिड स्फीयर, तो पहले तो मैं स्फीयर को देख रहा हूँ कि स्फीयर कौन कौन से हो सकते हैं। ये है आपका सॉलिड स्फीयर। अब हर एक में हमें क्या क्या निकालना होता है। अगर कोई सभी स्फीयर हो, तो मैं कहूंगा कि अंदर कोई पॉइंट है ए, बाहर कोई पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी, कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या है, स्फीयर के बाहर पोटेंशियल क्या है,
और उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी सारे पैरामीटर्स मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक, अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर और बाहर पोटेंशियल क्या है, और वो जो भी स्फीयर है उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक, तो किसी भी स्फीयर के लिए मेरे पास कितने अननोन पैरामीटर्स हैं? 7, सॉरी 5। ठीक है, तो 5 पैरामीटर्स हैं मेरे पास। अब टाइप्स ऑफ स्फीयर, कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ स्फीयर, अभी तो मैंने सिंपल उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा था कि हम लोग इस स्फीयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉलो और एक आपका सॉलिड। यहां पे हम लोग पहले बात करें कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। स्फीयर है लेकिन कंडक्टिंग है। ठीक, दूसरा आपका क्या हो सकता है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तीसरा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। चौथा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तुम्हारे स्फीयर आपने कंडक्टिंग के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किए? 4 पार्ट में। ठीक, अब किसी भी स्फीयर के लिए मेरे पास कितने अननोन पैरामीटर्स थे? 5। तो अगर मैं चारों के लिए निकालूं तो कितने हो जाएंगे? 20। तो मतलब कि 20 अननोन पैरामीटर्स मेरे को कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यही करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग तरीके से पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं करेगा ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर के अगर बारे में बात करें, जैसे कि हम लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर पे अगर मैं चार्ज दूं तो वो जो चार्ज होता है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं? तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे अगर आपने क्यू चार्ज दिया तो क्यू चार्ज दूंगा तो इसके सरफेस पे आएगा। अगर इसको क्यू चार्ज दूंगा तो ये भी इसके सरफेस पे आएगा। अब ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, तो मैंने क्या किया, क्यू चार्ज इसको दिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस पे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कंडक्टर में तो ये खुद से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्यू चार्ज दिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब सेंटेंस लिखिएगा, पहले और दूसरे में मेरे को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैं क्यू चार्ज दूंगा ये अपना आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूनिफॉर्मली। और नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है पूरे मटेरियल में है, और इसको भी आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? यूनिफॉर्मली, पूरे मटेरियल में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ। पहले इसको कि किया क्या क्या। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है,
वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि हमने चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं तीनों फिगर को ध्यान से देखूं, फर्स्ट थ्री फिगर्स, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो सरफेस पे है, ठीक, तो तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसका मतलब अगर मैं किसी एक के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं तो वो तीनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अलोंग है। ठीक है, सरफेस पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या देखा कि अगर तीनों में से किसी एक के लिए भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं तो वो तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का सेम है। अब मेरे लिए अननोन पैरामीटर्स कितने हो गए, अभी कितने थे, 20। ठीक है, अब कितने रह गए, 5 और 5 10, है ना, 5 इन तीनों के लिए, अब 5 इसके लिए। क्लियर है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखें तो फर्स्ट थ्री फिगर्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। क्लियर है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे निकालना जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यही तीनों थे स्टार्टिंग वाले, तीन स्फीयर यही है आपके पास। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और आपका नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। अब सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। मान लीजिए कोई सा भी चार्ज तो आपका सरफेस पे है, आपने कहा इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक, मेरे पास तीन पॉइंट हैं, एक अंदर वाला पॉइंट ए, एक बाहर वाला पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको आपने डिवाइड किया, आर इज लेस देन कैपिटल आर और एक आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब आर इज लेस देन कैपिटल आर के बारे में बात करेंगे तो मैं एक गॉसियन सरफेस लूंगा। ये मैंने मान लिया कि गॉसियन सरफेस ये, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो अगर गॉसियन सरफेस के लिए आपने गॉस लॉ लगाया, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे ई इंटू एरिया, एरिया कितना बेटा इसका, सरफेस एरिया कितना है अंदर वाले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है नहीं है, तो क्यू इंक्लोज तो जीरो है। तो आपने क्या कहा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। मॉर्निंग मॉर्निंग ऑलरेडी इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों जीरो हो रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस बाहर मान लिया, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक,
अब इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर मैं निकालूं तो वही गॉस लॉ लगाऊं, ई डॉट डी ए, तो ई एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्यू इंक्लोज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू जो आपने दिया था, तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आएगा। ये तो वही फॉर्मूला हो गया कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज तो है नहीं, लेकिन जो फॉर्मूला निकल रहा है वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ही निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा, ठीक, कि अगर मेरे को इस बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, इसको मैं पॉइंट चार्ज मान लूंगा और ये मानूंगा कि ये सेंटर पे रखा हुआ है। इसको लिख लीजिए अपनी वर्डिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कि अगर मेरे को बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो चार्ज पार्टिकल सरफेस पे है उसको क्या मान लूंगा कि वो पॉइंट चार्ज है, वो कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। For outer surface, Q is treated as point charge and is placed at the center. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। ठीक, चलिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक जीरो है, कैपिटल आर तक, अंदर में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे ही कैपिटल आर तक पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, है ना, मतलब डिक्रीज करने लगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रिलेशन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल के बारे में। सेकंड पार्ट पोटेंशियल। मैंने कहा ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी है, मेरे को क्या करना है, आर इज लेस देन कैपिटल आर और आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इन दोनों पॉइंट्स के लिए मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अभी आपने देखा कि अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अगर अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि एक ही पोटेंशियल है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये सेंटर सी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, तो क्या मैं पोटेंशियल एट ए कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट सी। ठीक है, अगर मेरे को सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट है और इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सी पॉइंट पे, स्मॉल पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये होगा ना के क्यू बाई आर। ठीक, तो जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट हैं सभी डिफरेंशियल एलिमेंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, कैपिटल आर। ठीक, तो मैं सिंपल इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं टोटल निकालने के लिए,
क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो आपने नेट पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू के बाई आर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना होगा, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई आर। क्लियर है। अब हम लोग बाहर आते हैं, बाहर किसी पॉइंट पे मेरे को निकालना है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि जो क्यू चार्ज है उसको कैसा मान लूंगा, पॉइंट चार्ज मान लूंगा। और वो कहाँ पे रखा होगा, सेंटर पे। अगर सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ, ये डिस्टेंस आर है, तो किसी भी पॉइंट पे जो कि बाहर है उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहां से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ देखिए कैसा होगा, पोटेंशियल और आर के बीच में आपने कहा सेंटर से लेके इसके सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है, के क्यू बाई आर, क्योंकि क्यू पोटेंशियल है। तो आपका ये कांस्टेंट होगा के क्यू बाई आर। उसके बाद ये पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब कि जैसे ही सरफेस को मैं क्रॉस करूंगा ये आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए। थर्ड आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक डेफिनेशन को याद कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे कि इंफिनिटी से चार्ज को वहां तक लाने में मैंने जितना वर्क डन किया वही उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी था। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो मेरे को तो एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या बनाना है कि ये एक सिस्टम है, स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके सरफेस पे कितना चार्ज लेकर आना है मेरे को, कैपिटल क्यू। ये सिस्टम मेरे को बनाना है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार ट्राई कीजिए कैसे करें। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम है।
हुआ किसी का कुछ? नहीं, चलिए कोई नहीं, आप मान लीजिए मैं एक एक करके चार्ज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बिल्कुल बेसिक तरीकों से याद रखिए कि जो भी चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यही था ना? ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आपने कहा कि जो क्यू चार्ज है ये 1000 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, एक एक करके, ठीक है? तभी तो क्यू चार्ज होगा, ठीक है? मैंने मान लिया किसी भी टाइम टी पे इस पे कितना चार्ज आ चुका है, आपने कहा इस पे कितना चार्ज आ चुका है, स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है किसी भी टाइम टी पे, ठीक? अब मैं इंफिनिटी से चार्ज लेकर आ रहा हूं, कितना चार्ज लेकर आ रहा हूं, स्मॉल चार्ज, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लेता रहा हूं लेता रहा हूं लेता रहा हूं, फाइनली कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू। मैंने कहा कि किसी भी टाइम टी पे इस पे कितना चार्ज था, स्मॉल। अब मैं इंफिनिटी से कितना चार्ज लेकर आ रहा हूँ, डी क्यू। अगर इस डी क्यू चार्ज को यहाँ पे लेकर आऊंगा तो मेरे को वर्कडन करना पड़ेगा, ये जो वर्कडन होगा ये स्मॉल वर्कडन होगा, और ये जो वर्कडन करूंगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब देखो बेसिक को याद कीजिए, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में मैंने बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, याद आ रहा है? ठीक, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना? और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इतना पार्ट, और मैंने ये बताया था, बोले कि इसको याद रखिएगा, है ना? कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क पावर एनर्जी में भी बताया था, ठीक? तो यहाँ पे आपने ये बेसिक चीज लिखी, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो वर्क डन आप कर रहे हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, यही काम तो हो रहा है, ठीक है? इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, क्योंकि रेफरेंस मैं इंफिनिटी को लेता हूं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। मेरे को यहां तक लेकर आना है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, अभी क्या 2 मिनट पहले, के क्यू भाई यार, है ना? तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, क्योंकि इस पे क्यू चार्ज है ना अभी, ठीक? तो अगर मेरे को यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को देखे ध्यान से, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ है ना इक्वल टू के, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू डीवी, यही है ना? इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, इनिशियल तो जीरो है, ठीक? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज क्या है, कौन से चार्ज को लेकर आ रहा हूं, डी क्यू। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, आया समझ में? ठीक है, अब ये चार्ज कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से लेके कैपिटल क्यू। पहले जीरो चार्ज था ना इस स्फीयर पे, फाइनली कितना हो गया, कैपिटल क्यू हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
आ गया समझ में? आप लोगों को आवाज आ रही है? क्योंकि आप लोगों यस का सर। वीडियो फ्री। आ रही है सर। ठीक। और यही बेस है कैपेसिटेंस का, समझाऊंगा। सेम चीज आप लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं। अब यहां से कोरिलेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, वहां पे मास होता है। तरीका वही है, सेम एज इट इज। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पे वर्ड यूज करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज ले रहे हैं, वहां पे लेते हैं हम लोग मास m। यहाँ पे k ले रहे हैं, वहां पे लेते हैं -g। बस इसको याद रखिएगा, k इज रिप्लेस्ड बाई -g और q इज रिप्लेस्ड बाई मास। जितने फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेम फॉर्मूले ग्रेविटेशन में है, बस k को -g से रिप्लेस कर दीजिए और q को m से रिप्लेस कर दीजिए। हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। हिंट के तौर पे लिख लीजिएगा। सेम चीज एप्लीकेबल वहां पे है, बस k को -g से रिप्लेस करना, q को m से। मेरा क्वेश्चन कि ये पोटेंशियल एनर्जी है इस शेल की, ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आपने कहा कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे होगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फैला हुआ है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, तभी मेरे को कैपेसिटर समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फैला हुआ है। इसका मतलब इस शेल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी बिखरी हुई है। कहां से कहां तक बिखरी हुई है? आर से लेके इंफिनिटी तक। आ रहा समझ में? बेटा आप लोगों का वीडियो फ्रीज है, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा चेंज करूं। आ रही है सर, क्लियर आ है। रही है सर, सब क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? आर से लेके इंफिनिटी तक फैला हुआ है।
नोट कर लिया? Yes, sir. अब आपका है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे बॉडी में चार्ज फैला हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? रो, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, एक अंदर और एक बाहर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाहर की, क्योंकि बाहर वाला तो आसान है। अगर बाहर चार्ज है, बाहर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अभी मैंने तरीका बताया था कि जो बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या मानूंगा? जो क्यू चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे। ठीक, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? किसी भी आर डिस्टेंस पे बाहर के लिए। आर इज लेस देन कैपिटल आर। अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कोई एक गॉसियन सरफेस मानूंगा। ये गॉसियन सरफेस मान लिया जिसका रेडियस कितना है? आर। तो इसके लिए ई डॉट डी, तो ई एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है? रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो रो इंटू वॉल्यूम करेंगे तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा। तो रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसको कैपिटल क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रो क्या है? कूलम पर मीटर क्यूब। तो रो का मतलब क्या है? क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यही है ना स्फीयर का। तो रो की वैल्यू पुट कर दीजिए। दूसरे तरीके से फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे? तो क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, ऊपर आर भी था। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिखा, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग। देखिए, अगर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग अर्थ के लिए निकालते हैं। ठीक है, कि अर्थ के लिए हम लोग वहां पे क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रेविटेशन फील्ड, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
और वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स पर यूनिट मास करते हैं तो आपको क्या मिलता है? स्मॉल जी। आपने पढ़ा होगा ना, फोर्स क्या है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट मास कर दिया तो ये तो जी के इक्वल होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे स्मॉल जी यूज करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही पढ़ते हैं ना? ठीक, तो ये है वही चीज। तो अगर मेरे को अंदर में किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। के को किससे रिप्लेस कर दूंगा? माइनस जी से। क्यू को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एम से। और तो वही टर्म, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ आप लोग वहां पे पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में। हाँ, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आगे समझ में? नोट कर लीजिए। क्लियर है? सेकंड हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। अगर बाहर किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या मानूंगा कि जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे। तो बाहर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। मेन मुद्दा उठता है कि अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लिया और यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे है? स्मॉल आर। इसके लिए आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। बेसिक तरीका वही है। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? आपको पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला है? dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। पढ़ा है ना? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, है कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, भले ही गलत हो, दो चार लाइन क्रॉस करना पड़ेगा और क्या।
कीजिए ट्राई कीजिए, पानी पीजिए। आया किसी का? सर के क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यू आ रहा है। एकदम छूट रहा है मेरे को। देखिए किसी भी पॉइंट आर से निकालना है ना, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखूं, आपने क्या लिखा, माइनस ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, लिख सकता हूं ना। डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस ई वी इनिशियल। तो माइनस लगा दिया तो मैं क्या लिखूंगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। मेरे को अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्या चीज सोचनी पड़ेगी, कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको पता है, किस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको पता है। अगर मेरे को सरफेस पे पता है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर है ना सरफेस पे पोटेंशियल। क्योंकि सरफेस पे निकालना तो मैं क्या मानूंगा, पूरा का पूरा चार्ज क्या है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक। तो मेरे को अगर इसके स्फीयर के सरफेस पे पता है कि पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर, इसलिए फाइनल पोजीशन में क्या मानूंगा, सरफेस, ठीक है। जो पता है उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पे तो पता ही नहीं है कि कितनी पोटेंशियल है, ठीक। तो आपने मान लिया वी इनिशियल, वी इनिशियल मतलब कि किसी भी आर डिस्टेंस से पोटेंशियल, या आपने वी आर लिखा, किसी भी आर डिस्टेंस से पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट पे, माइनस वी फाइनल, मैं सरफेस पे पहुंच गया, मतलब कि के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने अंदर निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा था, हाँ के क्यू बाई इंटू आर, ये लिखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन का, मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब आर डी आर। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनिशियल क्या है आर और फाइनली क्या है कैपिटल आर। आप आर से कैपिटल आर तक मूव कर रहे हैं, आर से कैपिटल आर। तो किसी भी आर पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बाई 2, तो 2r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये वाला इधर चले जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस के क्यूब डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा के क्यू बाई 2 के क्यू, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, आधा प्लस 1 3/2, तो 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, किसी भी r पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कॉमन लेना मेरे को इसलिए कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब कॉमन ले लिया, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज आप लोग ग्रेविटेशन में है, पोटेंशियल एट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वहां पे कंडक्टिंग वर्ड का मतलब ही नहीं है, मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए यहाँ पे के की जगह क्या लिख देते हैं, माइनस जी। क्लियर है? ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमें अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पे अगर मैं आऊंगा तो सेंटर पे स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्मॉल आर तो सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, कैंसिल हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है, इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 3k क्यूब डिवाइडेड बाई 2r, r इज इक्वल टू 0 है ना, 0 से लेके कैपिटल R तक जो पोटेंशियल है वो माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पैराबोला, माइनस साइन है इसलिए कैसा होगा, इनवर्ड, मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला, याद आ रहा है, तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये ऐसे होगा डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन जैसे ही मैं आउटर पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, तो इसका मतलब हाइपरबोला, ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, तो 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर।
क्लियर है? एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे, तरीका बता रहा हूं, वही तरीका है। हम लोग क्या मान लेंगे कि किसी भी टाइम टी पे, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं क्या करूंगा, एक चार्ज लेकर आऊंगा, फिर दूसरा चार्ज लेकर आऊंगा, फिर तीसरा लेकर आऊंगा, ऐसे करते 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 मैं बड़ा स्फीयर बना रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ ना। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वो शेल था, मेरे को चार्ज को तो उसके सरफेस पे ला के रखना था। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल नहीं है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका मतलब मैं चार्ज को लेकर आऊंगा, स्फीयर बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो किसी भी टाइम टी पे इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, कौन से चार्ज को, डी क्यू चार्ज को। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर, यही है ना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द स्मॉल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट सरफेस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। क्लियर है सभी को? तो हमने ये सभी देख लिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात किया है, तो अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसमें क्या माना था कि जो रो है वो कांस्टेंट है। रो लिया था ना, कूलम पर मीटर क्यूब, तो कांस्टेंट था वो। मैंने कहा कि इस समय रो कांस्टेंट नहीं है, पहला क्वेश्चन। ये चार्ज है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे रो लिखा मैंने, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर कूलम पर मीटर क्यूब। रो आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बड़ा होते जा रहा है, डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकालिए फटाफट। प्योर मैथ्स, फिजिक्स बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है। फिर डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, उसके लिए निकालेंगे, है ना, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पॉइंट पे और बाहर पॉइंट पे। गॉसियन सरफेस मान लीजिए, उसके लिए निकालिए क्यू इनक्लोज कितना होगा, इंटीजर। एक अंदर कोई सा भी गॉसियन सरफेस बना लीजिए और उसके लिए क्यू इनक्लोज निकालिए। और क्यू इनक्लोज निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी।
सर पाई आर स्क्वायर रो नॉट अपॉन 12 आ रहा है। नहीं नहीं, गलत आ रहा है। कल आप लोगों की क्लास है 9:30 से 11:30 और शाम को है 3:30 से 5:30। ठीक है, टाइम याद रखिएगा प्लीज। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, याद रखिएगा। 5:30 से 1.5 घंटे जो भी है, मतलब कि 2 घंटे का स्लॉट लेके चलो। मॉर्निंग में 9:30 to 11:30 आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मॉर्निंग के लिए? ठीक है, तो 9:30 to 11:30 और इवनिंग में 3:30 to 5:30। देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, बाहर के लिए तो आसान है मेरे लिए, ठीक है, बाहर वाला आप कर लीजिए, अंदर वाला बता देता हूं। मैंने कहा कि कोई भी r डिस्टेंस पे, ये गॉसियन सरफेस है r डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे रो वेरिएबल है तो इसे मैं क्यू इंक्लूस डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। मेरे को क्या मानना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो आपने एक डिफरेंशियल एलिमेंट मान लिया, ये इसकी थिकनेस कितनी है dx और इसका रेडियस कितना है x। ठीक, अगर इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं चार्ज लिखूं तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू रो, है ना। इस स्मॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना है 4πx² इनटू थिकनेस dx। ये स्मॉल वॉल्यूम आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो से, और रो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रो नॉट इनटू x, क्योंकि r पे डिपेंड करना है ना, यहाँ पे r क्या x के इक्वल है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4πx³ dx रो नॉट। मेरे को तो टोटल चार्ज इंक्लोज चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो q इंक्लोज आ जाएगा इस r रेडियस के लिए। तो ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके स्मॉल r तक। तो यहाँ पे 4π रो नॉट r⁴ डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई रो नॉट r⁴। ये क्यू इंक्लोज आ गया। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये गॉसियन सरफेस है, तो E डॉट डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। तो क्यू इंक्लोज कितना है पाई रो नॉट r⁴ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो आ गया ना आंसर।
क्लियर है सभी को? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो dq इक्वल टू 4π x² dx वॉल्यूम कैसे हो गया? बेटा ये सरफेस एरिया और इसकी थिकनेस, ये एक शेल बनेगा, एक पतला सा शेल बनेगा, स्फीयर है, ठीक है। तो इस शेल का सरफेस एरिया 4πr² इंटू थिकनेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है? सर थिकनेस नहीं समझ आ रहा क्या है। थिकनेस, शेल की थिकनेस। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। अब आगे समझें उस हाँ मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। मैं मटेरियल निकाल रहा हूँ, इसके अंदर का वॉल्यूम से मतलब नहीं है। ये मटेरियल 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 का क्या वॉल्यूम, क्लियर है? बाहर के लिए निकाल सकते हैं ना। मेरे को बाहर के लिए अगर मेरे को निकालना है तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, यहां पे 0 से लेके क्या ले लूंगा, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो टोटल क्यू इनक्लोज आ जाएगा। तो हिंट के तौर पे लिख लीजिए, फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, या आपने निकाला था आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या होगा, क्यू इनक्लोज में बस एक चेंज आ जाएगा, रो 4π एक्स क्यूब dx, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e इंटू डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज यहाँ से निकालेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सर फिर तो ये सर सेम ही आ जाएगा ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर का ही फर्क रह जाएगा। हाँ हाँ वही रहेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4r, एक और छोटा सा कैविटी है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 2r। ये कैविटी है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो मेरे से कहा गया एक पॉइंट यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉइंट है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 8r पे है। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। याद कीजिए कैविटी प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि कैविटी प्रॉब्लम में इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं कहूंगा कि एक बड़ा सा स्फीयर है जिसपे चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस रो, और ये जो कैविटी है एक छोटा सा स्फीयर है जिसपे चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस रो। इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ठीक। तो बड़े से स्फीयर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और इस कैविटी के कारण, कैविटी मतलब माइनस रो के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, वेक्टर ले आ जाएगा आंसर। तो देखिए बड़े से स्फीयर के कारण, ये बड़ा सा स्फीयर है, इसके लिए क्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम 4/3πr³। आर कितना है, 4r, ये क्यू आ जाएगा। और ये यहां से सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, P पॉइंट, 8r।
तो अभी मैंने बताया था कि अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं चार्ज को क्या मानूंगा, पॉइंट चार्ज, जो कि कहाँ पे रखा होगा, सेंटर पे। तो इस सेंटर वाले पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, इसको मैं E1 लिख देता हूँ। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, E1 आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नोट कर लिया। अब हम लोग कैविटी, मैंने कहा कि कैविटी वाला करना है, तो कैविटी को आपने माना इसका रेडियस कितना था, स्मॉल आर। अब इसको मैं क्या मानूंगा, कैसा चार्ज मानूंगा, नेगेटिव ना, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी तो कैविटी क्रिएट होगी। ठीक, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ, पी पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पे है, 6 आर। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, 6 आर। ठीक, देखिए बेसिक डायग्राम पे आइए, ये 2 आर है, तो यहां से ये 2 आर है, तो इसके सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, 6 आर ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये इसके लिए अगर मैं क्यू डैश निकालूं, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, तो माइनस रो लूंगा। ठीक है, तो माइनस लेने का कोई मतलब है क्या, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो तरीके से पढ़े थे, एक तो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था और एक आपका सिंपल। तो सिंपल क्या है, उसमें अगर आपने डायरेक्शन दिखा दिया तो क्यू को माइनस में लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं क्यू डैश क्या लिख रहा हूँ, क्यू डैश इज इक्वल टू रो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इधर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E2 मान लीजिए, E2 विल बी इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 6 r स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर है। मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है ए, जो कि यहाँ से ये भी 2 आर ले लेते हैं, 2 आर डिस्टेंस पे। मेरे को ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए।
वही सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगाएंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम लोग क्या मानेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक, ए पॉइंट यहाँ पे था ना, और ये यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे था, 2r। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी आपने निकाला था रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, निकाला था ना अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रो r, r कितना है 2r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए अगर मैं देखूं, इसका सेंटर और ये वाला पॉइंट ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 4r, 2r प्लस 2r। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, और ये कितनी होगी, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर हो गया ना इसके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसको मान लीजिए E1 डैश और ये मान लीजिए E2 डैश। तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 डैश माइनस E2। क्लियर है, जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करो। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को, ठीक है। एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैंने कहा वही यहाँ पे चार्ज है और एक कैविटी क्रिएट किया है आपने, ये सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, ठीक, ये कैविटी है। मेरे को क्या करना है, इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट P है और ये दिया हुआ है कि O और O डैश के बीच की डिस्टेंस L है, ये गिवन है, O और O डैश के बीच की डिस्टेंस L है। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसकी डेंसिटी रो है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे इससे। देखिए ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक कैविटी के लिए अलग और एक बड़े से स्फीयर के लिए अलग। तो मैं बड़े से स्फीयर के लिए देख रहा हूं। मैंने कहा कि एक बड़ा से स्फीयर है, ये प्लस चार्ज है इस पे, ये सेंटर O है और यहाँ पे पॉइंट P है, और ये मैंने कहा ये कितने, इसकी पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो चार्ज का साइन लूंगा, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं तो चार्ज के साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ज मेरे को नहीं पता कि कितना होगा, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो ये तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखूंगा ना, ठीक। और ये पॉजिटिव है तो जो R1 का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। अब हम लोग कैविटी के क्या कारण आते हैं, ये कैविटी है, तो कैविटी है तो इसको मैं नेगेटिव मानूंगा,
ठीक है। अगर नेगेटिव है तो इस पे आपने कोई पॉइंट P माना, ये पॉइंट P है, इसी पॉइंट पे तो निकालना है आपको। ये O डैश है, आपने कहा कि ये जो वेक्टर है ये R2 वेक्टर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो R2 वेक्टर के अपोजिट होगी ना, इनवर्ड होगी, है कि नहीं? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो P पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आपने इसको लिखा E2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो R2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं चार्ज का साइन के साथ कुछ करूंगा, मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दूंगा ना, सिंपल वेक्टर एडिशन ऐड कर दिया मैंने। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही तो आ रहा है। अब बेसिक डायग्राम पे आते हैं। ये है बेसिक डायग्राम। ये R1 वेक्टर लिया था आपने, ये R2 वेक्टर लिया था, मैं इसको L वेक्टर ले लेता हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, वेक्टर एडिशन है सिंपल। तो आपने लिखा L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, तो L वेक्टर कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ये तो आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर। ठीक है, तो जो ई नेट है ये कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया, L वेक्टर तो कांस्टेंट है ना, दोनों ओरिजिन की पोजीशन वेक्टर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, और रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ई नेट मिल रहा है आपको कैविटी के अंदर वो आपको कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पढ़ी थी कि मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलता है, जब एक इनफाइनाइट शीट होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया था कल। और आज हमने एक और देखा कि कैविटी के अंदर जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। लेकिन वो कैविटी कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। ऐसा अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि एक ये स्फीयर है, इसमें अगर मैंने बीच में कैविटी क्रिएट कर दी, ये स्फीयर है, अगर मैंने बीच में कैविटी क्रिएट कर दी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये सिमेट्रिकल कैविटी है, अभी हम तो करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये सिमेट्रिकल कैविटी है। ठीक, तो सिमेट्रिकल कैविटी है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। इसलिए अगर मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी, ये कौन है, तो अगर मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अनसिमेट्रिकल कैविटी क्रिएट कर दूंगा। अनसिमेट्रिकल कैविटी मतलब यहाँ पे कैविटी क्रिएट ना करूं, कहीं और कर दूं, यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दूं। तो इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि वो तो एल पे डिपेंड कर रहा है। और एल तो यही होगा, ये O1 ये O2, तो एल वेक्टर तो यही है। आगे समझ में, इसको लिख लीजिए अपनी बॉडी में।
नोट कर लिया? चलिए होमवर्क। अब यहां पे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैविटी के सरफेस पे, जो कि सेंटर से कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल। ठीक, इस पोजीशन पे आपने इसको क्या किया? रिलीज कर दिया। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं कैविटी के अंदर, तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? रो एल वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एल वेक्टर का डायरेक्शन राइट है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, वो ऐसे है कैविटी के अंदर। ये बाहर मत ले जाइएगा, कैविटी के अंदर है ये, ऐसे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एल वेक्टर के डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रखूं और रिलीज कर दूं तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यूई फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरे सरफेस से टकराएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाए, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, ये सरफेस से कब टकराएगा दोबारा? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब कि mg का इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का। फोर्स पता है तो फोर्स से एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए मैथ्स है आपके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, एक्सेलरेशन पता है तो s = ut + ½ टाइम निकाल सकता हूं ना, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। क्लियर है? ठीक, तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग कल मॉर्निंग में करेंगे टनल प्रॉब्लम। टनल प्रॉब्लम दोनों में कॉमन है, ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, कि एक ऐसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बीच में एक टनल बना दिया, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, तो ऐसे चेंज करेगा, कितना करेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, ये सब। ठीक है, तो 4-5 न्यूमेरिकल वो करेंगे। उसके बाद अभी ये स्फीयर खत्म नहीं हुआ, स्फीयर पर भी 15-20 और हैं क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, वो खत्म होगा, उसके बाद हम लोग टचिंग इफेक्ट पे आएंगे। एक स्फीयर को किसी और न्यूट्रल कंडक्टर से अगर मैंने टच किया तो क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, उसके बाद जाके कल शाम तक हम लोग इसको खत्म कर पाएंगे, उसके बाद परसों से मैं कैपेसिटर स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक, परसों कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा, बड़ा लंबा चैप्टर है, तो कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा तो संडे तक कोशिश करूंगा, किसी भी हालत में संडे को बाइंड अप करूंगा, भले भी को संडे में 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। अब मेरा मानना है यही इसी सोच के कारण दे रहा हूँ कि आप लोग मेंस क्वालिफाई करें, और कोई मोटो नहीं है मेरा। इतना बर्डन लेने का कारण यही है कि सिलेबस सही ढंग से खत्म हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के पीछे नहीं पड़ा, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिस हिसाब से पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आज से एक नया क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हम लोगों ने, वो 30 डेज का है, आज से स्टार्ट हो गया पहली क्लास से, तो उसको 30 दिनों में 30 चैप्टर खत्म करूंगा, आज एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो वो तो सिर्फ ऐसे ही है, क्रैश कोर्स जैसे चलता है, क्वेश्चन करवाने, खत्म करने, आगे बढ़ना। तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी उन लोगों को मैं 2 दिन में खत्म करवाऊंगा। ठीक, और आप लोगों में कम से कम इतनी दिनों से चल रहा है इलेक्ट्रिक, तो उनके मैं इतने नहीं करवा पाऊंगा, उसमें तो गिने चुने 10 क्वेश्चन कराऊंगा बस। ठीक है,
तो अगर आप लोगों पे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेरे से दुगनी मेहनत करनी है। थोड़ा इस चीज को समझिए, ठीक है। एक मोटिवेशन यही मिलता है कि सर क्यों पीछे पड़े हुए हैं, मैं इसलिए पीछे पड़ा हूँ कि आपका करियर बन जाए, और मेरे पीछे पड़ने का और कोई मोटिव नहीं है कि उतनी चीजें कवर करवा दूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर इलेक्टिव स्टेट से क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग कर पाए। लेकिन पढ़ने के बाद इसको आप ऐसे ही रख देंगे कॉपी को साइड में, तो आपने तो मुनीम की तरह खाता भर दिया। मुनीम यही करता है काम, ठीक है, वो बही खाता भरता रहता है। बही खाता मत भरिए प्लीज, उसको पढ़िए जरूर, ठीक है, बार बार पढ़िए ताकि सभी चीजें आपके दिमाग में रहें। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये ना सोचना पड़े अरे उसमें क्या सर ने बताया था, उसमें क्या बताया था। रोज पढ़ेंगे तो आपको 20 दिनों में लगेगा कि आपकी फिजिक्स आपके कंट्रोल में, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना और तुरंत क्लिक कर जाए कि मेरे को क्या करना है, तो उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सब चीजें आपके दिमाग में हो, और दिमाग में तभी होंगी जब मैं पर डे उस चीज को बार बार रिवाइज करता रहूं। इसलिए इलेक्ट्रिक स्टेट के लिए मैंने कहा कि जितने क्वेश्चन किए पर डे देखिए। एक दिन देखेंगे तो आज हो सकता है कि 2 घंटे का टाइम लग जाए सभी चीजों को देखने में। कल देखेंगे तो वही चीज आपको 1.5 घंटे में होगा। हर एक दिन आधा आधा घंटा कम होते जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्टेट एक हफ्ते के बाद रिवाइज करेंगे तो 15 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिक स्टेट रिवाइज कर लेंगे। वो सब चीजें आपके दिमाग में होंगी। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा क्या क्या करना है, और ये भी हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते ही पता चले कि ये ऑप्शन होगा। ये गारंटी है, ठीक है। तो अगर मेरा मैकेनिक्स वीक है तो मैं इस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मेरे को 70% स्ट्रॉन्ग करना है, और उसी 70% में मैं ध्यान दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आएगा तभी मेरे को मैग्नेटिज्म समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा ना तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैट में ये फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे ये है, बस टर्म्स चेंज कर दूंगा। वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गॉस लॉ करते हैं, वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ करते हैं। दोनों सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल। क्लियर है, ठीक। तो कल मॉर्निंग में 9:30 to 11:30 और इवनिंग में 3:30 to 5:30 मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम।